नमस्ते। आयुर्वेद शास्त्र व्यवहार चतुर्थ भाग में हम हमारा अध्ययन जारी रखेंगे व्याधि बोधक भावों का। जैसे कहा है, यहाँ पर हम व्याधि बोधक भाव का अध्ययन करते वक्त सिर्फ दोष संकल्पना से यानी दोषों से होने वाली व्याधियों के ही बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। संप्राप्ति जानना ये अनुक्त व्याधि के लिए अत्यंत आवश्यक है, ऐसा हमने देखा था पहले वीडियो में। तो संप्राप्ति का ज्ञान करने के लिए देखने वाली चीजें तीन हैं: प्रमुख हेतु, प्रमुख लक्षण, उसी तरह से प्रमुख संप्राप्ति घटक का अध्ययन करना। ये तीन चीजों का अध्ययन किस तरह से करें ये हम अभी देखेंगे। प्रमुख हेतु का अध्ययन करते वक्त क्यों जरूरी है? पेशेंट डू नॉट हैव क्लियर सिम्टम्स बट डायग्नोस्ड ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये जो चीज है ये प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा देखी जाती है। पेशेंट आता है, शुगर बढ़ी है, लक्षण क्या है? कुछ नहीं है, एक्सीडेंटल फाइंडिंग। गॉल ब्लैडर स्टोन इसी तरह से है, इसी तरह से हाइपरटेंशन है, थायराइड है। काफी चीजें ऐसी देखी जाती है कि जहां पर प्रमुख हेतु ही ढूंढना जरूरी रहता है, क्योंकि ये जो हेतु है ये हेतु इस रुग्ण में उसकी इति कर्तव्यता तक यानी व्याधि उत्पत्ति तक नहीं पहुंचा है। यदि हमें हेतु मिल जाता है तो कार्य कारण संप्राप्ति से, यदि ये कारण है तो इससे कार्य क्या घट सकता है, कौन सा दोष है, क्या दूष्य है, इसके बारे में हम जान सकते हैं। यानी शुगर बढ़ा हुआ है, इस तरह से रुग्ण आ जाता है, उसके लक्षण कुछ नहीं है, मद्यपान का इतिहास है, लवण अति सेवन का इतिहास है, रात्रि जागरण का इतिहास है, तो ये सब हेतु जो है ये एक हेतु संग्रह में दिशा देगा कि यहाँ पर रक्त दूष्य होने की संभावना है, पित्त दोष होने की संभावना है। इस तरह से जहां पर लक्षण विस्तार से प्रकट नहीं हुए हैं वहां पर हेतु संग्रह ही हमें मदद करेगा। इसलिए अनुक्त व्याधि में प्रमुख हेतु जानना बहुत जरूरी है। प्रमुख हेतु क्या रहता है? वीर्यवान हेतु रहता है। वो वीर्यवान हेतु यानी हेतु का जो बल है वही तय करेगा कि निर्धारित करेगा कि दोष का बल क्या है। दोष प्रमाण विशेषम अपचार विशेषेण परीक्षा, यानी कभी कभार मद्यपान या कभी कभार लवण अतिरिक्त पदार्थ का सेवन या कभी कभार रात को अधिक खाने से दोष बढ़ा है, वो तात्कालिक बढ़ा है। इसलिए यदि हेतु का सेवन सात्म्यता तक पहुंचा है तो दोष का बल अत्यधिक है। इसी तरह से दोष जो बलवान है खुद, यानी एक बार भी सेवन करने से त्रास दे सकते शरीर को, पीड़ा दे सकता है, तो वो हेतु क्या है? जैसे विष वाला, जैसे व्यवाय विकासी गुण वाला, जो तीक्ष्ण गुण वाले हैं, वो हेतु का बल एक बार भी सेवन करने से दोष का बल अत्यधिक बढ़ाने की ताकत रहती है। जैसे कि विष है, जैसे कि आघात है। हेतु जो है वो हमें दोष और दूष्य की तरफ बढ़ाने वाला कार्य कारण संबंध बताता है। इसके कार्य कारण संबंध से हम हेतु से दोष दूष्य तक पहुंच सकते हैं। इफ वन गेट्स सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग हेतु for dosha and dusha, one can confirm the probable संप्राप्ति of the body. इसलिए कार्य कारण संबंध का, यानी उदाहरण के तौर पर शिरशूल है, तो शिरशूल के लिए
रात को आइसक्रीम खाना ये भी हेतु हो सकता है, मद्यपान भी हेतु हो सकता है, अत्यधिक क्रोध भी हेतु हो सकता है, उसी तरह से मलावरोध भी हेतु हो सकता है। कार्य कारण संबंध के व्याप्ति के लिए हमें हेतु को जानना जरूरी है, जो हमें लक्षण के साथ इस दोष दुष्ट का संबंध बता देगा। इसलिए प्रमुख हेतु का ज्ञान संप्राप्ति बोधक के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे काफी रुग्ण रहते हैं जहां पर हमें संप्राप्ति का प्रोविजनल नॉलेज मिल जाता है, संभावित ज्ञान मिल जाता है, लेकिन उसका कंफर्मेशन, उसका अध्यवसाय करना है तो उसके लिए हेतु बहुत जरूरी है। क्या हुआ है और क्यों हुआ है ये भी मिल गया तो ये कार्य कारण संबंध एस्टेब्लिश हो जाता है। इसलिए प्रमुख हेतु बहुत जरूरी है। दूसरा जो है वो प्रमुख लक्षण है जो संप्राप्ति बोधक बहुत जरूरी है। वन दैट इज प्रेजेंटेड बाय पेशेंट मे नॉट बी द मेन सिम्टम। पेशेंट आता अलग अलग कारणों से है, यानी पेशेंट के लिए मेन सिम्टम क्या रहता है? फॉर द सिम्टम व्हाट फॉर विच ही इज एक्सपेक्टिंग यू टू हैव द सर्विस। क्या ठीक हो जाने से वो संतुष्ट होगा, वो है प्रमुख लक्षण। लेकिन प्रमुख लक्षण जो वो प्रेजेंट कर रहा है और जो संप्राप्ति के लिए है वो अलग रहता है काफी बार। इसलिए युवान पीड़ा का एक मेन सिम्टम लेकर रुग्ण आ जाता है, लेकिन वो रक्त दुष्टि के कारण और रक्त दुष्टि अनियमित रज प्रवृत्ति के कारण, युवान पीड़ा का रक्त दुष्टि के कारण और रक्त दुष्टि जो है वो मलावरोध के कारण, इस तरह से जो संप्राप्ति बनती है, यहाँ पर युवान पीड़ा का एक दुय्यम लक्षण है जो उपद्रव मूल्य रखता है। लेकिन प्रमुख लक्षण जो है वो रक्त दुष्टि के रहने वाले, तो उसकी चिकित्सा करना हमें जरूरी। जब कभी रुग्ण सामने आता है तो हमारे सामने काफी लक्षणों का एक समुदाय लेकर आ सकता है। वो लक्षण समूहों से इट्स अ जॉब ऑफ अ फिजिशियन टू अंडरस्टैंड एंड एस्टेब्लिश द मेन सिम्टम। वो लक्षण समुदाय, वो लक्षण संग्रह से प्रमुख लक्षण क्या है उसको जानना, ये वैद्य का कर्तव्य है। जो स्वतंत्र है उसको जानो, उसकी चिकित्सा करनी है। परतंत्र कौन से है और स्वतंत्र कौन सा है इसको जानना, इसमें वैद्य का कर्तव्य है। ज्वर है, शिरशूल है, अंगमर्द है, कास है, प्रतिशाय है, अग्निमांद्य है, तो इसमें से ज्वर ये एक स्वतंत्र लक्षण है और ज्वर की चिकित्सा की जाए इस तरह से समझना ये वैद्य का कर्तव्य है। ये ज्वर यहाँ पर प्रमुख लक्षण है, ना कि कास या प्रतिशाय या अंगमर्द। प्रमुख लक्षण जो है वो अंगमर्द नहीं है, ज्वर है। रुग्ण आएगा कि नहीं बहुत पहले पेन मेरा कम करो, तो अंगमर्द की चिकित्सा जो परतंत्र है उसकी चिकित्सा आपको करनी है तो चिकित्सा स्वतंत्र की करनी है, ज्वर की करनी। ये प्रमुख लक्षण का लक्षण। एक बहुत जरूरी है, complete examination of patient is also again a very main tool to confirm संप्राप्ति। क्योंकि जब वो बताता है कि गुदगत रक्तस्राव है या योनिगत रक्तस्राव है या नासागत रक्तस्राव है या कंठ में शुकता है या उदर में शूल है, तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए संप्राप्ति की कहाँ पर दिशा जा सकती है या आप समझकर पूरा परीक्षण करना ये बहुत जरूरी है। प्रत्यक्ष परीक्षण करो, अनुमान से परीक्षण करो, प्रश्न से परीक्षण करो, सब परीक्षण होने के बाद ही हमें ये निर्धारित करना है कि प्रमुख लक्षण कौन सा है, क्या स्वतंत्र है और क्या परतंत्र है। इसको अलग तरीके से समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि सीए रेक्टम में बहुत बार सीए रेक्टम का डायग्नोसिस ग्रहणी भी हो सकता है और अर्श भी हो सकता है। पूरी तरह से परीक्षण के बाद ही हमें यह तय कर सकते हैं कि ये जो सीए रेक्टम है उसका आयुर्वेदिक निदान क्या है, सान्निपातिक ग्रहणी है, सान्निपातिक अर्श है
या कुछ अलग है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि ये दो ही पद्धति के निदान हो गए सीए रेक्टम के, अलग भी आ सकते हैं। लेकिन ये पूरी परीक्षण करना क्योंकि यदि निर्धारित सब रिपोर्ट्स लेकर आ जाएगा पेशेंट आपके पास, उसके पास डायग्नोसिस है कि सीए रेक्टम है, लेकिन हमें आयुर्वेद की पद्धति से परीक्षण करके तय करना है कि इसका निदान क्या है, उसके प्रमुख लक्षण क्या है, उसका प्रमुख संप्राप्ति घटक क्या है, जहां पर हमें चिकित्सा करनी है। प्रमुख लक्षण की तरह और एक चीजें हमें कुछ टूल्स ग्रंथ में लिखे हैं, क्योंकि लक्षण मिसलीडिंग रहते हैं काफी बार। यानी जहां पर हमें, जैसे आपने अभी देखा, व्याधि बोधक देखना है तो उसमें हमें दोष का निर्धारण करना है। हमेशा प्रमुख लक्षण ही पूरी तरह से आपको दोष बता ही देगा, ऐसा नहीं। जैसे कि मैंने अभी बोला शिरशूल ये प्रमुख लक्षण है, तो शिरशूल आपको वात बताएगा या पित्त बताएगा या कफ बताएगा, क्योंकि ये सामान्य लक्षण। इसलिए नानात्मज लक्षण करके एक सेट ग्रंथ में दिया है जो हमें व्याधि का विकार प्रकृति की तरफ लेके जाएगा निश्चित तरह से। इसलिए नानात्मज यानी क्या? न यानी नहीं, अन यानी फिर से नहीं, आत्मज यानी जो आत्मस्वरूप है, आत्मा से ही जन्मा हुआ है जो, यानी नानात्मज यानी निश्चित नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, इस तरह से बताने का यह तरीका। तो ये जो नानात्मज लक्षण है, इसके अंदर चरक सूत्र स्थान में आपको ये 3 श्लोक में मिल जाएगा, जो पहला वात का है, दूसरा पित्त का है और तीसरा जो है वो कफ का है। रेफरेंस क्या बताया है यहाँ पर? वायो इदम आत्मरूपम अपरिणामी, वायो इदम आत्मरूपम अपरिणामी। इसको देखकर आप विमुक्त संदेह वात विकारम इदम पित्त विकारम इदम कफ विकारम इदम इति अध्यवसेत, उसका निश्चितीकरण आपको मिल जाएगा। इसलिए नानात्मज लक्षण हमें बहुत अच्छी तरह से समझने चाहिए, जो हमें विकार प्रकृति की तरफ लेके जाते हैं। नानात्मज लक्षण जो कालानुरूप 4 ग्रंथों में मिलते हैं, चरक में, काश्यप में, शारंगधर में, भेल में, सभी जगह हमें यही नंबर मिलेंगे। सभी जगह इस तरह की ही परंपराएं अबाधित रखी गई है चारों ही ग्रंथों में। 80 वात के लिए, 40 पित्त के लिए और 20 कफ के लिए। लेकिन ये सभी ग्रंथों का हमने संकलन करके देख लिया तो वहां पर हमें मिलेंगे 178 वात के लक्षण मिलेंगे, जो नानात्मज लक्षण के अंतर्गत दिए हैं। और चारों ग्रंथों में सम्मिलित सिर्फ ये 2 ही, अर्दित और उरुस्तंभ, ये 2 ही ऐसे हैं जो चारों चरक, काश्यप, शारंगधर और भेल में सभी जगह या चारों ग्रंथों में दिए हुए। ये जो लक्षण में बदलाव है, ये इसीलिए है क्योंकि कालानुरूप, जैसे हमने अभी संख्या संप्राप्ति देखा, वैसे ही यहाँ पर कालान के अनुसार जो अविष्कृततम मोस्ट प्रिवेलिंग सिम्टम्स ऑफ वात, मोस्ट प्रिवेलिंग सिम्टम्स ऑफ पित्त, मोस्ट प्रिवेलिंग सिम्टम्स ऑफ कफ कालानुरूप बदलते हैं, बदलेंगे, अभी भी बदले हुए हैं। इसलिए नानात्मज ये सब अच्छी तरह से पढ़ ले तो हमें एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि जो हमें विकार प्रकृति को समझने के लिए मदद करे। उसी तरह से प्रमुख लक्षण को जो है उसका क्रम भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमें संप्राप्ति की दिशा देगा। शोथ से ज्वर हुआ है या ज्वर से शोथ हुआ है, शोथ पहले हुआ उसके बाद ज्वर आया है, तो ये शोथ का पच्यमान होने की तरफ या पक्व होने की तरफ गति बताता है। उसी तरह से पहले ज्वर आया है, उसके बाद शोथ हुआ है, तो ये ज्वर को गंभीर संप्राप्ति की तरफ ले जाने वाली चीज दिखती है। इस तरह से जब लक्षणों का उद्भव रहता है तो उसका क्रम भी हमें संप्राप्ति की दिशा बताता है। संधि शूल शुरू हुआ, उसके बाद ज्वर आया, ज्वर शुरू हुआ, उसके बाद संधि शूल आया।
तो ये संधि शूल जब शुरू होता है और उसके बाद ज्वर रहता है, तो ये बहुत संभावना है कि ये वातरक्त का या आमवात का या वातरक्त की सामावस्था का स्वरूप है। उसी तरह से ज्वर की तरफ से हम जब संधि शूल की तरफ जाएंगे, तो ये ज्वर की चिकित्सा अच्छी तरह से ना होकर ये ज्वर की संप्राप्ति संधियों में जा रही है या शाखा में ज्यादा दृढ़ हो रही है, इस तरह से संप्राप्ति का दिशा बताता है। ये एक उदाहरण के तौर पर दिया है, ऐसे काफी चीजें अलग भी है, हम सोच सकते हैं। उसी तरह से हेतु का जो क्रम है वो भी अलग अलग तरीके से रहता है। शरीर आयास करके गुरु अन्न सेवन करना या गुरु अन्न सेवन करके शरीर आयास करना, ये संप्राप्ति की अलग अलग दिशा बताता है। शरीर आयास करके गुरु अन्न सेवन कर रहे हैं, अग्नि अच्छा है तो ये पच जाएगा, ये हेतु के तौर पर काम नहीं करेगा। लेकिन गुरु अन्न सेवन करके शरीर आयास कर रहा है, तो ये अन्न का यानी रस को, आम रस को या आम को शाखा में भेजेगा और व्याधि निर्माण करेगा। उसी तरह से अग्निमांद्य होने के बाद गुरु अन्न सेवन किया है या गुरु अन्न सेवन करने के बाद अग्निमांद्य हुआ है, ये फिर से कैसा हुआ? ये हेतु और लक्षण को एक दूसरे की तरफ हम जोड़ सकते हैं। यदि गुरु अन्न सेवन करके अग्निमांद्य हुआ है तो लंघन दे दो, कम हो जाएगा। अग्निमांद्य होते हुए गुरु अन्न का सेवन हुआ है तो यहाँ पर दोषाधिक्य है, दोष का प्रमाण, दोष का बल बढ़ गया। लंघन सिर्फ देकर नहीं, पाचन लंघन और थोड़ा ज्यादा ग्रेविटी का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, चिकित्सा करनी पड़ेगी। इस तरह से ये भी इस तरह के हमें संप्राप्ति बोधक के तौर पर काम करते हैं। कभी भी हेतु बदला, हेतु का क्रम बदला तो लक्षण बदलेगा, हेतु लक्षण बदले तो चिकित्सा भी बदलेगा। ये सब चीजें यहाँ पर जो मेन की फैक्टर है वो है कार्य कारण संबंध। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक को बदलो दूसरा बदलेगा, दूसरा बदला है तो समझ लो पहला बदला है। सो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर इंटरडिपेंडेंट। दोषाः दूषणैः समाना। तो दूषण जो है वो बदलेगा तो दोष बदलेगा। इस तरह से दोष बदला हुआ दिख रहा है तो समझ लो कि दूषण बदल गया है, यानी हेतु बदल गया है। ये इंटरलॉक एक दूसरे के साथ। उसी तरह से आगे प्रमुख लक्षण देखना है तो प्रमुख लक्षण कम ज्यादा कैसे होता है? अनुपशय अनुपशय पंच निदान में सबसे कम इस्तेमाल होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा उपयुक्त है। इसकी आदत बनाओ कि उपशय अनुपशय को हमेशा आप उपयोग में लाते हो। आहार का उपशय अनुपशय, यानी कौन सा रस आपको उपशय देता है या अनुपशय देता है, कौन से काल आहार के बाद का आपको उपशय देता है या अनुपशय देता है। आहार की मात्रा कम हो तो उपशय रहता है, आहार की मात्रा बढ़ जाए तो उपशय मिलता है। या कोई द्रव्य विशेष है, जैसे कि जलेबी खाई तो कम दुखता है सर, आचार खाया तो पेट अच्छी तरह से साफ होता है, आचार खाया तो जलन बढ़ जाती है। इस तरह से द्रव्य विशेष भी हम जान सकते हैं। उसी तरह से विहार भी है। व्यायाम करने से शूल बढ़ता है, कम होता है, लक्षण बढ़ता है, कम होता है। विश्राम से बढ़ता है, व्यवहार से कम होता है, ज्यादा होता है, निद्रा से। उसी तरह से आप और भी ज्यादा विहार हम या आहार के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर कुछ आपको उदाहरण दिए गए हैं। उसी तरह से औषध जो है, औषध भी हम देख सकते हैं कि लक्षण उसके कारण ग्रहण करके कम होता है क्या, निहन करके कम होता है क्या, स्वेदन करके कम होता है क्या। षडविधोपक्रम जो है उसकी अलग अलग तरीके से परीक्षण करके हम समझ सकते हैं कि प्रमुख लक्षण का उपशय अनुपशय क्या है, तो हमें जो गूढ़लिंग संप्राप्ति है वो हमारे सामने आ जाए। कभी कभार ये चीजें नहीं आती है तो उपशय से हमें दिशा मिल जाती है। उसी तरह से काल और अवस्था भी है, यानी गर्भिणी अवस्था में लक्षण बढ़ गए थे, गर्भिणी अवस्था जाने के बाद कम हो गए।
गर्भिणी अवस्था में जो पहले लक्षण थे वो कम हो गए, गर्भिणी अवस्था के बाद फिर से शुरू हो गए। उसी तरह से शीत काल भी है और भुक्त का काल भी अलग अलग है। भोजन के तुरंत पश्चात जब क्षुधबोध होता है तब, और भोजन के बाद यानी भोजन का पचन हो गया उसके बाद, ये अलग अलग काल हैं, अलग अलग अवस्थाएं हैं। उपशय अनुपशय का बहुत अच्छी तरह से उपयोग करें। ये बहुत अच्छी तरह से हमें गुण लिंग जो संप्राप्ति है वो हमारे सामने लाकर रख देता है। आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ लक्षण हमें इसको जोड़ना है जो हमने पहले ढूंढा था, प्रमुख लक्षण संग्रह। इसकी लिंक एक बार हमने एस्टैब्लिश कर दी तो हमें संप्राप्ति मिल जाती। तो ये बहुत जरूरी है इसको शास्त्रीयता प्राप्त होने के लिए। यानी लक्षण जो है ये पित्त के, और ये पित्त के लक्षण हेतु है। लक्षण जो है वो रक्ताधिष्ठित है या मांसाधिष्ठित है, और ये इसके हेतु है। जब हेतु मिल जाता है तो संप्राप्ति कॉज एंड इफेक्ट से प्रूफ हो जाती है, निश्चितीकरण बन जाता है उसका। डाटा एनालिसिस करते वक्त कभी भी डाटा एनालिसिस करते हमें ये ऐसा हो सकता है कि व्याधि का नाम ही मिल जाए। व्याधि का नाम मिल गया तो हम संख्या संप्राप्ति में जाएंगे और उक्त व्याधि के तरह उसकी चिकित्सा करें। यदि हमें नहीं मिलता है तो हमें मिलना चाहिए त्रिविध बोध्य संग्रह, जो विकार प्रकृति यानी दोष अधिष्ठान, विकार प्रकृति अधिष्ठान और समुत्थान यानी जो विकार प्रकृति दोष है, अधिष्ठान जो वेदना नाम अधिष्ठानम सब है, सभी स्रोतस, सभी दुष्य, सभी धातु, सभी मल यहाँ पर है। समुत्थान के दो अर्थ हैं, एक तो संप्राप्ति का बोध होना और प्रमुख हेतु का समझना। या ये त्रिविध बोध्य संग्रह इस तरह से हमें डाटा एनालिसिस के बाद वी शुड लैंड इनटू व्याधि नाम और त्रिविध बोध्य संग्रह। नहीं रोगाणाम नाम तो स्थिति ध्रुवा स्थिति, तो ये जो है ये मेन रेफरेंस है हमारे सामने आया हुआ। नहीं सरो रोगाणाम नाम तो स्थिति ध्रुवा स्थिति, तस्मात् विकार प्रकृति अधिष्ठानांतराणि च समुत्थान विशेषाश्च बुद्ध्वा कर्म समाचरेत्। यो हि एतं तृतीयं ज्ञात्वा कर्माणि आरभते भिषक् ज्ञानपूर्वम यथा न्यायम स कर्मसु न मुह्यति। ये उसका मेन क्लासिकल रेफरेंस। व्याधि बोधक संग्रह जो है, विकार प्रकृति में है दोष, अधिष्ठान में है दुष्य या वेदना नाम अधिष्ठान, जो कुछ है मन इंद्रिय सब स्रोतस, जो कुछ वेदना का अधिष्ठान है वो सब अधिष्ठान में है। और समुत्थान के दो प्रमुख अर्थ हैं, एक संप्राप्ति का पूरी तरह से ज्ञान हो जाना और दूसरा है प्रमुख हेतु समझ में आ जाना। इसके बाद जब हम योजना की तरफ समझते, देखिए ये जो है ये हमें प्रमुख, ये हमारा टारगेट है। परीक्षायास्तु खलु प्रयोजनम प्रतिपत्ति ज्ञानम, जो प्रतिपत्ति है यानी हमें क्या करना है, किस तरह से चिकित्सा करना है। दोष मिल गया है, दोष की चिकित्सा समझ लो, रस के हिसाब से हमें मिल जाएगा। उसी तरह से दुष्य की चिकित्सा है, दोष की चिकित्सा, ये ग्रंथ में अलग अलग जगह दिया हुआ है। यानी दोष ऐसा समझ लो कि वात मिल गया है, दुष्य की जगह पर मांस मिल गया है। हेतु जो है वो यहाँ पर है अति व्यायाम, तो वात की चिकित्सा है स्नेहन। यहाँ पर मांस के हिसाब से हम दशमूल तय करेंगे या निर्गुंडी तय करेंगे, और अति व्यायाम है तो विश्राम और निद्रा देनी चाहिए। इस तरह से ये जो चीजें हैं ये हमें योजना की तरफ यानी प्रत्यक्ष चिकित्सा की तरफ लेके जाएंगे। तो हेतु प्रत्यनिक चिकित्सा हम कर सकते हैं, दोष प्रत्यनिक चिकित्सा हम कर सकते हैं, दुष्य प्रत्यनिक चिकित्सा हम कर सकते हैं। उसी तरह से जो व्याधि संप्राप्ति का प्रमुख घटक हमें मिल रहा है, जैसे यहाँ पर है मांस या है स्नायु है या कंडरा है, उसके जगह पर हम पिंड स्वेद का प्रयोजन कर सकते हैं। वे उसी तरह से व्याधि संप्राप्ति का जो एक घटक जो है कि जिसकी चिकित्सा हमें करना जरूरी है, ये संप्राप्ति सब है, यहाँ पर मौसशूल है, सब मिल गया, लेकिन उसके साथ अग्निमांद्य है तो अब उसकी चिकित्सा करना पड़ेगा। रक्त प्रवर्तन है, ओजक्ष है, जैसे कुछ प्रमुख घटक हैं
प्रमुख संप्राप्ति की ब्रांचेस है जिसको काटना जरूरी है, तो उसकी भी चिकित्सा हम तात्कालिक बीच बीच में कर सकते हैं। ये जो है ये योजना की तरफ जिस तरह से विकार प्रकृति लेकर जाएगा, इसका कुछ मार्गदर्शन यहाँ पर दिया है। उसके साथ ही हमें कुछ चीजें और ऐड करनी पड़ती है चिकित्सा में, जो है बल परीक्षा का, जो रुग्ण परीक्षा के बाद हमें पता चलेगा दोष बल के हिसाब हमें शमन की तरफ जाना है कि शोधन की तरफ जाना है। अग्नि बल के हिसाब से, जैसे हमने अभी देखा यहाँ पर कि वात को हमने प्रमुख पकड़ा है, स्नेहन करना है, लेकिन यदि रुग्ण में अग्नि बल कम है तो पहले पाचन करना पड़ेगा, अग्नि बल को बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद हमें स्नेह को देना है। उसी तरह से हमने यहाँ पर दोष बल के हिसाब से तय किया कि नहीं हमें शोधन करना है, लेकिन हमें रुग्ण बल को भी देखना पड़ेगा, क्या शोधन आ रहा है, वो उसमें बल है कि हमें रक्तमोक्षण कर दे या वमन कर दे। उसी तरह से अरिष्ट का लक्षण दिख रहा है तो उसको असाध्यता की तरह समझो, प्रत्याख्यान करने के बाद ही चिकित्सा को शुरुआत करो। इसलिए विकार त्रिविध बोध संग्रह के बाद हमें डायरेक्टली जो चीजें मिलती है वो है योजना। योजना की तरफ वो हमें लेकर जाता है, इसलिए इसका महत्वपूर्ण अध्ययन करना और उसको अपनी चिकित्सा में आप जरूर अंतर्मुख कर लीजिए उसको। इसके आगे के वीडियो में हम देखेंगे रक्त धातु की क्रिया शरीर, उसका विस्तार से कैसे हमें समझना चाहिए। तब तक धन्यवाद।